नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम रीतिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने रीतिकाल के नामकरण के ऊपर चर्चा की थी। अब राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति रीतिकाल की देखना क्यों ज़रूरी है और ये सिलेबस में भी क्यों, पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है। तो एक बात है कि आप चाहे किसी कवि के बारे में पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, आधुनिक काल का भी, तो भी उसकी पहली पृष्ठभूमि जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि कवि जो है क्यों लिखता है, एक आध साहित्यकार क्यों लिखता है, एक आध रचनाकार ऐसी रचना को जन्म क्यों देता है, इसके पीछे की वजह क्या है। अब हम जीवन जीते समय हमारे ऊपर आसपास के माहौल का, आसपास के परिवेश का हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव होता रहता है, और उसी तरह का प्रभाव जो है रीतिकालीन कवियों के ऊपर रहा है। रीतिकालीन कवियों ने जो भी साहित्य बनाया है, अब रीतिकाल में भी अलग अलग प्रकार के कवि है। एक रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, और तीसरे है रीति मुक्त। रीति सिद्ध जो है वो रीतिबद्ध जो है वो लक्षण ग्रंथ लिख देते, रीति सिद्ध जो है उन लक्षण ग्रंथों का प्रयोग अपनी कविताओं में करते थे, और रीति मुक्त ऐसे थे कि जिन्होंने उसका न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही उनका प्रयोग अपने काव्य में किया है, वो तो मुक्त रूप से कविता लिखते थे। लेकिन मूल रूप में उनके काव्य में श्रृंगार का वर्णन जो है ज़्यादा जो है दिखाई देता है, अलंकरण की प्रवृत्ति उनके काव्य में ज़्यादा दिखाई। तो वह प्रवृत्ति क्यों दिखाई देती है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण जो है उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थिति जो है, वो परिवेश जो है, उसके कारण उसी तरह का लेखन करने के लिए जो है कवि जो है उस तरह का लेखन जो है अपने काव्य में करने के लिए बाधित जो है हो जाता है। अब रीतिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति के बारे में जानते समय जो है अब हम एक बात देखेंगे कि रीतिकाल का सारा जो साहित्य है, वह साहित्य न तो भक्तिपरक है, न तो समाजपरक है। तो ये क्यों नहीं है, इसके पीछे भी ये परिस्थितियां जो है कारण जो है बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति को जानते समय हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से तो ये काल देखा जाए तो ये मुगल शासन का काल जो है उस समय में था। यानी रीति काल का जो हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो समय मानते हैं, तो उस 1700 से लेकर सन 1900 तक जो भी समय है, उसके अंतर्गत जो है मुगलों का शासन जो है रहा है। अब यहाँ पर मुगलों का शासन रहा है, लेकिन मुगलों के शासन में भी उतार चढ़ाव हमें दिखाई देते हैं कि मुगल शासन का वैभव जो है पहले जो है चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन उसके बाद जो है अनेक ऐसे कारण बने जिसके कारण जो है मुगल शासन जो है उत्तरोत्तर ह्रास और पतन की ओर चला गया। तो वो क्यों चला गया, देखिए कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर काल के ह्रास, पतन और विनाश का काल था। यानी पहले मुगल शासन को वैभव प्राप्त हुआ, उनका वैभव या शासन जो है चरम सीमा पर था, लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं घटित हो गई कि उनका धीरे धीरे पतन होने लगा, मुगल शासन धीरे धीरे गद्दी से हटने लगा। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव उनका वैभव जो है चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव था, भव्यता थी, अलंकरण की प्रवृत्ति थी, प्रजा की तरफ भी उनका थोड़ा बहुत ध्यान था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे। यानी राजा और सामंत जो थे वो क्या करते थे, सामंत भी एक राजा की कैटेगरी में आने वाला एक प्रकार, या राजा ही हम उसे कह सकते हैं। तो राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे। अब एक बात देखिए कि जितने भी सारे रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने राजाओं का गुणगान गाया है, या राजाओं को रिझाने के लिए श्रृंगार परक वर्णन जो है अपनी कविताओं में किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी जो है राजा और सामंत मनोरंजन के लिए क्या करते थे, गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का विस्तार किया था, उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक
विस्तृत किया। यानी जहांगीर ने अपने शासनकाल में जो है राज्य का जो है विस्तार किया, उसे शाहजहाँ ने क्या किया, दक्षिण भारत तक उसका जो है विस्तार किया था। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, अब शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब ने जो है मुगल शासन की सत्ता जो है संभाली थी। तो मुगलों के शासन में जो है औरंगजेब बड़ा धार्मिक और सांप्रदायिक व्यक्ति था, जिसने जो है अपने काल में अनेक लोगों के ऊपर जो है धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार करने की राजनीति जो है उस समय में उसने की हुई दिखाई देती थी। तो उन्होंने क्या किया कि धार्मिक उपद्रव शुरू हो गए, परिणाम स्वरूप उसका शासन काल इन्हीं उपद्रव में समाप्त हो गया। इसके पश्चात जो है उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया, यानी बाकी जितने भी राजा महाराजा मुगल शासन के आ गए वो मुगल शासन को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, और उसके कारण जो है मुगल शासन जो है कमजोर होता चला गया। मुगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलासी जीवन और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे मुगल शासन का उत्तरार्ध आता चला गया, वैसे वैसे वो पतन की ओर क्यों चले गए? क्योंकि राजा महाराजाओं को बहुपत्नी, विलासी जीवन जीना या कुचक्र करना, तो षड्यंत्र और आंतरिक कलह के कारण जो है वो राज्य जो है धीरे धीरे पतन की ओर मुगल शासन का चला गया। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। यानी हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में मुगलकालीन वैभव का विलास का समर्थन जो है हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इतना वो ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। तो उसके बाद आती है अब सामाजिक परिस्थिति को देखने से पहले राजनीतिक परिस्थिति के बारे में हम देख सकते हैं कि किस तरह से मुगल शासन था, लेकिन वो किस तरह से विलासी पूर्ण जीवन के कारण जो है और षड्यंत्रों के कारण जो है धीरे धीरे पतन की कगार पर खड़ा हो गया, और अंग्रेजों ने उनके ऊपर जो है राज्य करना शुरू किया धीरे धीरे। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ रीतिकाल की किस तरह से है। तो अब सामाजिक दृष्टि से तो यह काल जो है घोर अधपतन का काल माना जा सकता है। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि समाज में नारी के प्रति किस तरह से की भावना दिखाई देती है, नारी के ऊपर किस तरह से अन्याय अत्याचार होता है और किस तरह से उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से उसको उपभोग की वस्तु मानी जाती है। उसी तरह उस काल में भी समाज में ऊंच नीच का भेद तो था ही साथ नारी के ऊपर असंख्य अन्याय अत्याचार होते थे। उसको केवल एक उपभोग की वस्तु देखी जाती थी। अब यहाँ पर एक बात देखनी है, हम देख सकते कि यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति जो है यहाँ हमें प्रतीत होती दिखाई देती है, क्योंकि राजा का आचरण ऐसा था कि वह विलासी जीवन जीता था। अब राजा ही विलासी जीवन जीता है तो प्रजा भी उस तरह से बनती चली जा रही थी। तो सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधपतन का युग जो है माना जाता है। यह सामंतवादी युग था, जो सामंतवाद के अपने सभी दोषों से युक्त था। नीचे वालों को ये मात्र अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उनके लिए, उनकी सेवा के लिए था। नीचे वालों के माने जो निचले वर्ग के लोग थे या जो गरीब थे, वो केवल सेवा करने के लिए है, ऐसा ये वर्ग जो सामंती वर्ग जो था ऐसा मानता था। नारी को केवल अपनी एक संपत्ति मानकर उसका उपभोग इनके जीवन का एक मूल मंत्र जो है हो गया था। सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा के लिए उपास्य विषय हो गए थे। और सुरा माने नशापान करना, दारू वगैरह जो है। सुरा और सुंदरी, सुंदरी माने नारी और नशापान करना, इसमें ही राजा का पूरा जीवन व्यतीत होता था। और उसका आचरण जो है, उसका अनुकरण जो है प्रजा भी यहाँ पर जो है करती हुई दिखाई देती। तो सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा के उपास्य विषय हो गए थे। नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था, यानी नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति यह युग जो है या यह समाज, उस काल का समाज जो है पूरी तरह से अभावग्रस्त दिखाई देता था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र बने हुए थे, यानी जितने भी धर्म के केंद्र थे वो पाप और भ्रष्टाचार के केंद्र बने हुए थे। हिंदू अपने आराध्य राम का, कृष्ण का अतिशय श्रृंगार
ही नहीं करते बल्कि उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे। यानी उस समय में देवताओं का वर्णन भी श्रृंगारपरक किया जाता था और अपना विलासी जीवन उसमें ढूंढा जाता था। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने, रूढ़िवादिता माने रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, अनिष्ट समाज में उस समय में अनेक अनिष्ट प्रथा परंपराएं जो प्रचलित थी, जिसके कारण समाज जो है एक तरह से रोगग्रस्त जो है बना हुआ था। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन की वास्तविकता से वह दूर चले गए थे। कर्म और आचार का स्थान जो है अंधविश्वास ने जो है ले लिया था। यानी आप देख सकते हैं कि उस समय में अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। यानी सामाजिक परिस्थिति को देखते समय एक बात हम जा सकते हैं कि पहली तो यथा राजा तथा प्रजा, एक बात ध्यान में रखें। उसके बाद नारी पर उस समय में होने वाला अत्याचार या उसको केवल उपभोग की विषय वस्तु मानना, राजा और प्रजा केवल सुरा और सुंदरी की तरफ ध्यान देना, समाज में भ्रष्टाचार का फैलाव होना, समाज में सामंतवाद आ जाना, समाज में धर्म के जो केंद्र थे वो पाप के केंद्र बने हुए थे, समाज में अनेक अनिष्ट प्रथा परंपराएं चली आ रही थी, जिसके कारण जो है गरीबों को जो है गरीबों के ऊपर अखंड जो है अन्याय अत्याचार किए जाते थे। समाज रूढ़िग्रस्त था, तो उसका परिणाम जो है मुसलमान जीवन के ऊपर भी बहुत सारा पड़ चुका था, जिसके कारण क्या हो गया था कि मुस्लिम लोग जो है वास्तविक जीवन से जो है दूर रह चुके थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रीतिकाल की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है वह देखना हमें कितना ज़रूरी है, क्योंकि इसी का प्रभाव जो हम देख सकते हैं कि रीतिकाल के पूरे साहित्य के ऊपर रहा है। चाहे वो केशवदास, बिहारी, कोई भी कवि रहा हो, इनके ऊपर जो है रीतिकाल का सारा परिवेश जो है, उस समय का परिवेश जो है प्रभाव डालता हुआ हमें नजर आता है। और उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप रीतिकाल का साहित्य जो है एक श्रृंगार परक साहित्य या राजा महाराजाओं को रिझाने वाला साहित्य जो है हमें दिखाई देता है। जैसे रीतिकाल का एक नामकरण और भी किया गया कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, कि कई ने अलंकृत काल कहा, क्योंकि उसका परिणाम जो है परिस्थितियों से वो परिणाम जो है जन्म उसका हो चुका था। तो रीतिकाल का राजनीतिक परिस्थिति जो है मुगल का शासन के चरमोत्कर्ष और बाद में पतन उसका किस तरह से हुआ, ये यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत किस तरह से अंधविश्वास, असंख्य सामाजिक अनिष्ट रूढ़ी प्रथा परंपराएं समाज में प्रचलित थी। नारी को केवल एक उपभोग की वस्तु माना जाता था। किस तरह से राजा जो है विलासी जीवन जीता था और उसके कारण प्रजा भी विलासी जीवन जीने के लिए बाध्य हो चुकी थी। तो इस तरह से सारी परिस्थिति जो है थोड़ी सी रीतिकाल में थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, ऐसा हमें दिखाई देता है और इसका परिणाम जो है रीतिकालीन साहित्य पर दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।